दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, हम लोग उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर जो है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो अभी हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम लोग यूरोप में समाजवाद के बारे में ले रहे हैं। तो पूरी इस टॉपिक पे हम लोगों ने कुछ 3 मुख्य विचारधारा के बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसे रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी। अगर अभी तक आप लोगों ने उनके बारे में यानी कि रूढ़िवादी के बारे में, रेडिकल के बारे में और उदारवादी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो इससे पहला वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोग वो एक बार जरूर देख लें। तो आपको पता है कि जैसे ही यूरोप में एक घटना घटती है कि क्रांति स्टार्ट हुई है, क्रांति स्टार्ट होने के बाद लोग आज़ाद हुए, लोग स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद एक घटना घटी कि यहाँ पे औद्योगिक समाज में यानी कि पूरे यूरोप के समाज में औद्योगिकीकरण का भाव पैदा हुआ और उस औद्योगिक परिवर्तन के कारण कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो आज हम लोग बेसिकली इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। तो औद्योगिक समाज में बात करें तो ये औद्योगिक समाज में किस तरह का परिवर्तन किस कारण से आया, हम लोग इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 3 तरह की मुख्य धारा थी, रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी, तो ये 3 जो विचारधारा थे एक्चुअली ये 3 अलग अलग राजनीति के विचारधारा थे, यानी कि राजनीति के लोग थे। तो जो रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी के बीच में जो राजनीतिक रुझान हो रहे थे, जो आपसी लड़ाई हो रहे थे, उस लड़ाइयों के कारण एक नए युग का शुरुआत हुआ। क्या हुआ? एक नए युग का शुरुआत हुआ और इस नए युग ने कुछ परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए। जैसे पहला बदलाव का बात करें या जिस तरह का मैं बोलता हूं रसगुल्ले की बात किया जाए तो पहले नंबर का जो रसगुल्ला था बदलाव के तौर पे वो क्या था? आर्थिक बदलाव, यानी कि लोगों की जो आर्थिक समस्या थी पैसे के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो वो चेंजेस क्या था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में नए नए शहरों का भी बसना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अभी ग्रामीण इलाकों को देखा जाए और शहरी इलाकों को देखा जाए तो ज्यादातर लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति ग्रामीण के इलाकों में सही होती है और साथ में जो औद्योगिकरण का भाव होता है वो ग्रामीण से अच्छा होता है। कहां पे? शहरी क्षेत्रों में होता है। तो जैसे ही राजनीतिक रुझान बढ़ा तो पहले आर्थिक बदलाव हुए और उसी के कारण नए नए शहर बसने लगे। और जब आर्थिक बदलाव हुए और लोग जब बसने लगे जिससे मजदूरों की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति होने लगी, वस्तुओं का मांग बढ़ने लगा, तो उसी के कारण नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होने लगा? विकास होने लगा। क्या होने लगा? नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होने लगा? विकास होने लगा। अब उन सारे विकासों के साथ जब आर्थिक बदलाव हो गए, नए नए शहरों का बसना स्टार्ट हो गया, पॉपुलेशन आना स्टार्ट हो गया, नए नए औद्योगिक धंधा खुलने लगे, तो अब यहाँ पे एक नई चीज का विस्तार हुआ। और वो विस्तार क्या था? तो रेलवे लाइन का विस्तार था। क्योंकि आपको पता है कि अगर समाज को वृद्धि करना है या समाज को आगे लेके जाना है तो परिवहन का मार्ग का फलना फूलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही राजनीतिक रुझान बढ़ा तो औद्योगिक समाज में नए नए परिवर्तन आया। तो परिवर्तन क्या था आप देख सकते हो। ठीक है, आखिर अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने देखा कि बदलाव, हम लोगों ने क्या देखा? बदलाव। तो अब हम लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान हुए। तो अगर मैं पहले नंबर फायदे की बात करूं तो जैसे ही औद्योगिकरण का भाव आया कहां पे? यूरोप के समाज में, तो वैसे ही जितने भी औरत और जितने भी मर्द थे और जितने भी बच्चे, जो लोग काम के इच्छुक थे, वे सारे लोग कारखानों तक पहुंच गए और उनको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि काम तो मिलता था लेकिन काम का जो घंटा होता था वो बहुत ज्यादा लंबा होता था, यानी कि पाली बोलते हैं, इसको शिफ्ट बोलते हैं। तो काम का जो पाली था वो बहुत लंबा था और काम के पाली के हिसाब से यानी काम करने के हिसाब से जो मजदूरी थी वो क्या था? बहुत कम तरह का मजदूरी मिलता था। तो इसमें काफी अंतर था और इस अंतर में इतना ज्यादा डिफरेंस होने का रीजन क्या था? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही
लुईस एल्वा का विघटन हुआ और फ्रांस में स्वतंत्रता आया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि यूरोप के समाज में स्वतंत्रता का भाव आया, तो पहले तो राजा था, तो राजा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके उनको काम दे देता था। लेकिन अब जैसे ही औद्योगिकरण का भाव आया, लोग स्वतंत्र हो गए, तो उस समय लोगों को काम की तलाश थी, क्योंकि अब यहाँ पे लोग राजा के घर में जाके काम नहीं कर सकते थे। पहले उनके पास एक टेंशन था कि राजा को कर्ज चुकाना है, लेकिन अब उनके पास ये टेंशन है कि मेरे पास जितनी बची हुई दौलत थी उससे तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ लिया, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अब हम लोग अपना जीविका कैसे चलाएं, इस बात का सबसे बड़ा उनके पास टेंशन था। तो इसी कारण से जो रोजगार है या जो स्थिति पैदा हो गई, उसके कारण से भी लोगों को काम तो मिल जाता था, लंबा काम करना पड़ता था, उसका हाजिरी भी बहुत कम मिलता था। ये पहला रीजन है। लेकिन दूसरा रीजन मैं बात करूं तो क्योंकि पता है कि उस समय औद्योगिकरण की शुरुआत थी, एक नया युग था। ये तो नहीं बोल सकते कि औद्योगिक उद्योगों का विकास हो चुका था, हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते। एक दो उद्योग लगे थे, खूब से खूब 10-12 लगे होंगे, ज्यादा नहीं लगे होंगे। तो जैसे ही औद्योगिकरण का स्टार्ट हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो लोग दौड़ के या उठ के जो शहर वाला जो इलाका है उस पे लोग जाने लगे। तो चूंकि ज्यादा से ज्यादा जब लोग जाने लगे तो सभी लोगों को काम चाहिए, और इसका ही फायदा किन्होंने उठाया, तो जो लोग सामंतवादी थे या जो लोग मैं बोल सकता हूं जिनकी कंपनियां थी, जो जिनके उद्योग थे, उन्होंने इनका फायदा उठाया। क्योंकि जब ग्रामीण लोग जब शहर की ओर जाएंगे ज्यादा मात्रा में, तो काम तो उनको लिमिटेड देना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा लेगा। ठीक है, तो जब लोग नए शहरों पे बसने लगे, शहरों का विस्तार होने लगा, तो उनसे जो काम का पाली था वो लंबा कर दिया गया किनके द्वारा, तो जो लोग संपत्तिवान थे, जिनके पास संपत्ति थी, उनके द्वारा, और साथ में उनकी मजदूरी को क्या कर दिया गया, बहुत घटा दिया गया। अब सबसे बड़ा उनको दिक्कत, ये तो इनके लिए तो मेजर प्रॉब्लम था, ये रेगुलर का प्रॉब्लम था, लगातार ये सारी घटनाएं होती थी कि काम ज्यादा करना होता है, मजदूरी कम करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत उनको कब होता, जब वस्तुओं की मांग बढ़ता या घटता। जब वस्तुओं का मांग बढ़ता या घटता तब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को देखने को मिलता, क्योंकि जब वस्तु का दाम गिर जाता किसी कारण से वस्तुओं की जो मांग है, मार्केट में मान लिया जाए कि 10 बोरा अनाज ऐसे बिकता है रेगुलर पे, लेकिन तब 10 बोरा ना बिक के मात्र 5 बोरा बिकता है, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रोडक्शन के लिए कम लोगों की आवश्यकता होगी। जब वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा तब ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है उस माल की पूर्ति के लिए, लेकिन अभी वस्तुओं की डिमांड क्या है, कम है, मांग मेरा कम है, तो मेरे को लोग भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो जब वस्तुओं का दाम गिरता, जब वस्तुओं की मांग गिरती तो बेरोजगारी क्या होती, बढ़ जाती, और जैसे ही वस्तुओं का मांग बढ़ने लगता तो फिर वैसे ही जो जितने भी उद्योगपति है वो लोग क्या करते कि लोगों को बहाल करना शुरू करते, क्योंकि उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। तो रोजगार पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था कौन, तो जो भी कामकाजी लोग थे उन पे। ठीक है, अब ये तो रीजन था। अब अगर एक नए रीजन का हम लोग बात करें कि क्या रीजन था जिसके कारण लोगों को जो काम का जो मजदूरी था वो बहुत कम मिलता था, तो मैंने अभी आपको एक डिस्कशन किया था कि शहर तेजी से क्या हुआ था, बसने लगा था और फैलने लगा था, लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई थी और काम क्या था, कम था, जिसके कारण भी क्या होता था कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, किसके लिए, उनकी मजदूरी के लिए। अब यहां पे और एक मेजर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया औद्योगिकरण के कारण। वो कारण क्या था कि जैसे ही सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उठकर शहर की ओर पलायन करने लगे, बसने लगे, तो काम का तो प्रॉब्लम था ही, मजदूरी का तो प्रॉब्लम था ही, साथ में एक चीज का प्रॉब्लम था कि लोग अब रहेंगे कहां, एक आवास का प्रॉब्लम उनके पास शुरू हो गया। साथ साथ में वो लोगों के पास सफाई के लिए, क्योंकि देखो अब इतना छोटा एक जमीन है उस पे 1000 लोग रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एरिया तो गंदा होगा। आप शहर का एरिया देख सकते हो, कितनी गंदगी वाली एरिया होती है। तो जैसे ही शहरों का विकास हुआ, शहर में लोग आने लगे, शहरों का विस्तार होना शुरू हो गया, तो अब आवास का और साफ सफाई का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, और ये साफ सफाई का और आवास के काम में क्या होने लगा, कमी आने लगा, धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। तब बोला गया ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा, खैर होता है ना, डूबते हुए को तिनका का सहारा।
तो जब ये सारे प्रॉब्लम झेल रहे थे कहां के लोग, यूरोप के लोग, कि पहला उनके पास क्या था कि एक तो राजनीतिक रुझान के कारण बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, और उस बदलाव में औद्योगिकरण में जितने भी औरतें बच्चे बूढ़े थे सबको फैक्ट्रियों तक लेके चला गया, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। घंटों तक काम करना पड़ता था, मजदूरी कम मिलता था, वस्तुओं की मांग पर डिपेंड था कि कितने लोग काम करेंगे या कितने लोग काम नहीं करेंगे। जिस तरह से शहरों का विकास हुआ, शहर तेजी से फैलने लगे, लोग आके बसने लगे, और जो आवास का और साफ सफाई का प्रॉब्लम था, तो इन सारे प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा, मैं बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा एक मात्रा में लोगों को मानना था कि ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर करने वाला है। तो मैंने अभी क्या बोला कि डूबते हुए को तिनका का सहारा। तो उसी बीच ये जो रेडिकल और उदारवादी, मैंने क्या बोला, रेडिकल और उदारवादी लोगों के मन में जो क्या था पता नहीं, उनको लगा कि हम ही लोग हैं जो इन लोगों का, किनका, इन लोगों का सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं, और इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग धन इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, धन तो सबको चाहिए, चाहे वो आप हो, चाहे हम है, चाहे कोई भी हो। तो रेडिकलों को लगा कि अगर हम लोग इनका सपोर्ट कर लेंगे तो हम ज्यादा धन एकत्रित कर सकते हैं, और हम लोग साथ में रूढ़िवादी लोगों से लड़कर देश को क्या करा सकते हैं, आजाद करा सकते हैं। तो इसी मौका का फायदा उठाकर जितने भी उद्योगपति हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी औद्योगिक व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करने लगे कि व्यवसायों को बढ़ावा देने लगे, क्योंकि पहले मजदूर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो लोग क्या करने लगे, नए नए उद्योगों को खोलने लगे, पहला काम किया, और साथ में क्या किया कि इसी के कारण ये लोग धन दौलत को जमा करने का काम करने लगे, क्योंकि मौका का फायदा मिला। तो चूंकि उस समय धनवान व्यक्तियों के पास कंपनियां या उद्योग हुआ करती थी, और धनवान व्यक्तियों में रेडिकल और उदारवादियां भी बहुत सारे लोग आते थे जिनके पास नए नए उद्योग होते थे। तो वो लोग भी क्या करते थे कि अपना उद्योग को बढ़ावा दिया करते थे, और धन दौलत को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। तो आखिर उनको ऐसा क्या सूझा कि ये लोग उद्योग धंधे को ज्यादा मेजोरिटी दिए। वो लोग ज्यादा बोले कि नहीं साफ सफाई होना चाहिए, वो लोग बोले कि नहीं काम का जो पाली है उसको कम करना चाहिए, मजदूरी को बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बोला ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा। तो ये जो लोग थे रेडिकल और उदारवादी थे, ये लोग मार्केट में आए और इनको बचाने का काम किए। तो जितने भी उद्योगपति थे उस समय के रेडिकल और उदारवादी विचारधारा के, तो उनको लगता था कि जो भी चीजें यहां पे देखने को मिली, चाहे वो आप देखो कि बच्चों को फैक्ट्रियों तक ले जाना, चाहे मैं बात करूं कि काम का पाली का लंबा होना, चाहे मैं बात करूं मजदूरी कम मिला, मांग के हिसाब से मजदूरों का बढ़ना, या क्षेत्रों के फैलने से जो जितने भी सारी समस्याएं आई, तो उन सारे समस्याओं को अगर हमको दूर करना है तो हमें दो काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो भी उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना पड़ेगा। तभी जाके हम लोगों को क्या कर सकते हैं कि उनकी अपनी दयनीय स्थिति से उन लोगों को उभार सकते हैं। ये किनका मानना था? तो भाई उदारवादियों का, और किसका? रेडिकल विचारधारा के लोगों का था। तो उन्हें लगता था कि इस तरह के प्रयासों से, कौन से प्रयास? तो व्यवसायों को बढ़ाने से और धन दौलत इकट्ठा करने से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी जो ये दयनीय स्थिति है उनसे हम लोग उनको छुटकारा मिला सकते हैं। और ये जो दयनीय स्थिति थी वो दो थी, एक तो आवास का टेंशन, और दूसरा क्या था कि उस क्षेत्र की साफ सफाई का टेंशन। इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते थे। तो आखिर इनको किस कारण से लगा कि जो उनकी ये स्थिति है, एक तो आवास का और साफ सफाई का जो कमी है, इनको हम लोग दूर करेंगे तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा धन दौलत इकट्ठा करना पड़ेगा और उद्योग धंधा लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग उनकी स्थिति को संवार सकते हैं। ऐसा क्या कारण था? तो कारण का बात करें तो उनको लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा उनको क्या लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा और जितने भी नागरिक हैं वो पढ़े लिखे होंगे, तो जो ये व्यवस्था हम लोगों ने औद्योगिकरण की जो भावना हम लोगों ने इस पूरे यूरोप के समाज में रखा है, उसका भली भांति सही तरीके से क्या हो सकता है, उसका हम लोग लाभ ले पाएंगे। तो इसीलिए
उन रेडिकलों को और उदारवादी विचारधारा के लोगों को लगता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम लोग इस औद्योगिकरण की जो पूरी भावना है इसका सही तरीके से हम लोग विकास कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, धन और दौलत को इकट्ठा कर पाएंगे। तो अब देखिए कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगता था, उनको ऐसा क्यों लगता था कि आखिर हम लोग मजदूरों को स्वस्थ रखना चाहिए, उनको क्यों लगता था कि नागरिकों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उनको क्यों लगता था कि औद्योगिकरण की व्यवस्था का भरपूर उपयोग करना चाहिए, ऐसा उनको क्यों लगता था, किस कारण से? तो कारण देखो साफ सुथरा है भाई। आपको पता है कि जो पूरा जो यूरोप का समाज था, वो क्रांति जब स्टार्ट हुई फ्रांस के समाज से, तभी हम लोगों ने देखा कि यूरोप जो है वो 3 भागों में बटा था। एक तो था आपका किसमें जो सामाजिक भिन्नताएं थी, जन्मजात अधिकार के तौर पे बात करूं, पादरी वर्ग का और कुलीन वर्ग का। तो ये जो रेडिकल विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, ये लोग पहले से जिनको भी जन्मजात विशेष अधिकार मिला उनके वो खिलाफ थे। तो अगर हमें इनका विरोध करना है तो लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो जब पढ़ेंगे तो ना उनको पता चलेगा कि मेरा भी अधिकार है, कि मैं भी स्वतंत्र हूं। बात क्लियर है? तो उनके लिए वो लोग जितने भी मजदूर हैं उनको स्वस्थ रखना चाहते थे, उनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जन्मजात विशेष अधिकारों के कट्टर विरोधी थे। बात क्लियर है? साथ में अगर मैं बात करूं तो ये लोग व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना या उन पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। किस पे? तो व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि अगर लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, श्रम पे फोकस करेंगे और साथ में जो उद्योग की गतिविधि है उस पे अगर जोर डालेंगे, तो हम लोग ये जो जन्मजात अधिकार का जो एक सिलसिला चला है यूरोप के समाज में, उसको हम लोग क्या करा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। ये किनका मानना था? तो रेडिकल और उदारवादी लोगों का मानना था। तो इन्होंने इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए कि बेरोजगारी को एकदम जड़ से हटाना है, औद्योगिकरण की भाव को लाना है, लोगों को स्वतंत्र करना है, ताकि कोई राजा गुलाम ना कर सके और हम लोग अपना पक्ष रख सके, ये रेडिकलों की भावना था। उसके कारण वो लोग इन पर फोकस करते थे। और वो चीजें क्या क्या है आप देख सकते हो। पहला चीज की जन्मजात नहीं किसी को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा कि लोगों को व्यक्तिगत प्रयास करते रहना चाहिए, श्रम और उद्यमशीलता पे लोगों को ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकता है, एक नए युग का शुरुआत कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब इन्हीं बातों के कारण ये जो 19वीं सदी में क्या हुआ कि जो रेडिकल और जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, किसका? रेडिकल और जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी पार्टियों में, या पार्टी यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उस तरह रूढ़िवादियों का अपना पार्टी था, उदारवादियों का अपना पार्टी था, रेडिकलों का अपना पार्टी था, उदारवादियों का अपना पार्टी था। तो रेडिकल और उदारवादी पार्टियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, लोग जोर शोर से उनके पार्टियों में आने लगे और वो लोग स्वतंत्रता की मांग, जिस तरह हम लोगों ने रेडिकल क्या है, उदारवादी क्या है, इसके बारे में पढ़ा, तो उन सारे मांगों के साथ जुड़ने लगे। तो उसका क्या कारण है? और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 19वीं सदी में क्या घटनाएं घटी कि जिसके कारण रेडिकल और उदारवादी विचारधारा में लोगों की वृद्धि हुई, या उनके पार्टियों में लोगों का जो समूह है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ा। तो देखिए, पहला कारण कि रेडिकल हो या जो भी उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, पहला काम। दूसरा क्या, वे लोग गरीबों को रोजगार देना चाहते थे। उनको लगता था कि गरीबों को रोजगार मिले, इसी के कारण ना वो लोग उद्योग धंधे को बढ़ाना चाहते थे। तो उनको लगता था कि गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए। और दूसरा बात कि सबके पास पूंजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूंजी केवल किसी खास व्यक्ति के हाथों में रह जाए। और हम लोगों ने देखा था यूरोप में जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो देखा था कि जो सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है वो 2 लोगों के पास था। एक तो आपके पास राजशाही परिवार के सब साथ था, और दूसरा किसके पास? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास था। तो और जब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास जब सत्ता का केंद्रीकरण दे दिया, तो जितना भी पूंजी था वो उनके पास ही रह गया। लेकिन उदारवादी और रेडिकलों का मानना था कि पूंजी किसके पास होना चाहिए? सभी के पास पूंजी होना चाहिए। और साथ में इनको लगा कि बिना रोक टोक काम करने का मौका सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप
पादरी वर्ग के हो तो आप आराम से बैठ के खाओगे। ऐसा नहीं कि आप रेडिकल के हो तब आराम से बैठ के खाओगे, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। साथ में इनका मानना था कि देखो इतना सारा जब बदलाव किया कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, सबके पास पूंजी होना चाहिए, बिना रोक टोक के काम मिलना चाहिए। तो ये सारा जो ये लोग काम किए, इनकी जो सोच थी, और ये लोग जो ये औद्योगिकरण की भावना को बढ़ाया और उद्योग को ला के खड़ा किया, इसके कारण जो भी परिवर्तनशील लोग थे, जो भी परिवर्तन के इच्छुक लोग थे, चाहे वो कामकाजी महिला हो या पुरुष हो, वो लोग क्या करने लगे कि रेडिकल और उदारवादियों के साथ जाके चिपक गए, ताकि मैं अगर उनके पास चिपकूंगा तो ये सारे जो अधिकार वो लोग सोच के रखे हैं, स्वतंत्रता का हो, चाहे रोजगार का हो या काम का हो, ठीक है, मेरे को मिलेगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति तो खराब थी, देश आजाद होने के कगार में था, इनकी स्थिति खराब थी, मेरे को संभालेगा कौन। तो इसके कारण ये लोग क्या होगा, उदारवादी और रेडिकलों के साथ चिपक गए। अब एक घटना आता है 1815 की घटना होती है। तो 1815 की क्रांति आपको पता है, हम लोग 1800 जो क्रांति होता है हम लोग इटली के एकीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1815 के क्रांति के बाद क्या होता है कि जो भी तानाशाही सरकार उस समय की सरकार थी, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ये लोग रेडिकल और उदारवादी विचारधारा के साथ जुट गए, और उस विचारधारा ने क्या किया कि उस समाज को आजाद कराने का काम करवाया। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से देश आजाद हुआ। तो एक्चुअली अगर एक पर्दा है, अगर एक पिक्चर बन रही हो, तो उस पिक्चर में दो तरह के किरदार होते हैं। एक जो पिक्चर के साथ यानी कि कैमरे के आगे प्ले होता है, एक कैमरे के पीछे प्ले होता है। तो ये जो विचारधाराएं थी, ये कैमरे के पीछे मैं बोल सकता हूं कि ये लोग कैमरे के पास आके किरदार नहीं निभाए थे, पर्दे के पीछे के किरदार थी ये विचारधारा। तो हम लोग उसी के टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो जब 1815 में इटली का एकीकरण हो गया, तो एकीकरण होने के बाद जो उस समय तानाशाही सरकार पूरे यूरोप के समाज में चल रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए सभी लोग क्या करने लगे, वो रेडिकल के साथ दिया, उदारवादियों का। और जो लोग राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, उनके पक्ष में सभी लोग जाके चले गए, क्योंकि उनको मानना था कि औद्योगिकरण के कारण ही हम लोग अपनी ये स्वतंत्रता हो, रोजगार हो, पूंजी हो या काम करने का मौका हम लोग को मिल सकता है। इसलिए वो लोग किसके किसके पक्ष में चले गए, सारा समाज, तो रेडिकल, उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनकारी के कारण। अब ये जो पूरी जो उदारवादियों का सपोर्ट है, या मैं बोल सकता हूं कि रेडिकलों का सपोर्ट है, या राष्ट्रवादी आंदोलनकारी का सपोर्ट है, तो उनके लिए केवल आपको एक ही क्षेत्र पे नहीं, बल्कि आपको फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे बड़े बड़े जो जितने भी क्षेत्र है या जितने भी राष्ट्र थे, उनके जितने भी आंदोलनकारी या जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, वो लोग भी क्या करने लगे कि रेडिकल और उदारवादी का सपोर्ट करने लगे। और उनका भी मानना था कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिनमें सभी लोगों का समान अधिकार हो और सभी लोग क्या हो सके कि समान रूप से आगे बढ़ सके। अब यही घटना 1815 में घटी कि जब इटली का जब एकीकरण हो गया, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गैस्पे मेंजिन। क्या नाम था? गैस्पे मेंजिन। उन्होंने भी इस लक्ष्य को आगे रखा और लक्ष्य को आगे रखते हुए एक राष्ट्र बनाया जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। और वो जो राष्ट्र की जो पूरी भावना थी, इस राष्ट्र की पूरी भावना का अग्रसर कहां से आपको देखने को मिला? तो आपको ये रेडिकल और उदारवादी का देखने को मिला। तो पूरे जो चैप्टर है, इस जो पूरे हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की जो हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग बस एक चीज पे फोकस करेंगे कि किस तरह से वो जो विचारधारा है, लोगों की जो माइंडसेट है, उसमें चेंजेस आया और लोग आजाद हुए। तो आज हम लोगों ने जो देखा इसमें औद्योगिकरण का, या मैं बोल सकता हूं कि एक औद्योगिकरण की विचारधारा का लहर बहा और जिससे पूरा समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों का रुझान बढ़ा उदारवादी और राष्ट्रवादी और मैं बोल सकता हूं कि रेडिकल विचारधारा की ओर, और लोगों ने आगे चलकर इटली का एकीकरण किया। और इटली के एकीकरण के स्वरूप में हम लोगों ने एक पाठ देखा, तो इटली के एकीकरण के स्वरूप में भी राष्ट्र को आजाद दिलाने का काम किया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पाठ ठीक ठाक लगा होगा। ठीक है, मेरे को पता है थोड़ा पेचीदा चैप्टर है, बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा जैसे हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।